हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय एसटीसी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड से बुक क्षितिज से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोएट्री सेक्शन से कन्यादान। तो आज हम जो कन्यादान टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसमें काफी मामरिक दृश्य दर्शाया गया है कि जब माँ बाप अपनी बेटी का विवाह करते हैं, वर को अपनी बेटी को सौंप देते हैं, तो उस समय पर जो दिया गया दान होता है उसे कन्यादान के रूप में माना जाता है। तो उसी टॉपिक को आज हम इस पोएट्री सेक्शन में पढ़ने वाले हैं कि उसका मामरिक दृश्य उस समय पर किस तरह होता है। माता पिता जिन्होंने अपनी बच्ची को बचपन से पाला है, जिन्होंने उसका भरण पोषण किया है, जब अपनी कन्या को दूसरे के हाथों सौंप देते हैं तो उन्हें किस तरह का दुख का सामना करना पड़ता है और अपनी बेटी के लिए क्या क्या अपने मन में भावनाएं व्यक्त करते हैं, क्या क्या सोचते हैं। इस टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम जान लेते हैं ये जो कन्यादान कविता है, इनके जो कवि हैं वो है ऋतुराज जी। ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ, जो कि राजस्थान में है। राजस्थान विश्वविद्यालय से ही जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। मतलब रिटायरमेंट होने के बाद वो जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविताएं संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से एक मरण धर्मा और अन्य सूरत नीरत और लीला मुखारविंद प्रमुख है। उन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहारी पुरस्कार अभी तक मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। इसका अर्थ क्या है कि ऋतुराज जी ने समाज में पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनके मन में जो चिंताएं होती हैं, उनको ही अपनी कविताओं में लिख दिया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का समावेश मिलता है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे का शोषण करता है, समाज में किस तरह की विडंबनाएं हैं जिसे हर एक व्यक्ति को जूझना पड़ता है। यही कारण है कि उनकी भाषा अपनी परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी है और उन्होंने अपने दैनिक जीवन की जितनी भी चीजें थी जो उन्होंने आसपास देखी, उन्हीं को ही अपनी कविताओं में डाल दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कन्यादान। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श के रूप से हटकर सीख दे रही है। कन्यादान का जो अर्थ है वो सिंपल अर्थ यही है, जब माता पिता अपनी बेटी का विवाह करते हैं, विवाह के समय पर माँ बाप अपनी बेटी का हाथ जब वर के हाथ में दे देते हैं, तो उसी को यहाँ पर कन्यादान कहा जाता है। यहाँ पर कन्यादान का अर्थ ही क्या है? दान के रूप में अपनी कन्या को दे देना। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के आचरण संबंधी और प्रतिमान गढ़ ले जाते हैं, वे आदर्श के मूल पे में बन जाते हैं, कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। हम आज भी ऐसे समाज में रहते हैं जिस समाज में औरत जात को कमजोर समझा जाता है, लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिहार है। आज के समय पर, आज के वर्तमान समय में हर एक माँ बाप, हर एक माता पिता चाहते हैं कि उनकी लड़की लड़की जैसा ना रहे, वह एक लड़का बन के रहे, क्योंकि समाज में लड़कियों को काफी ज्यादा जो है कमजोर समझा जाता है। बेटी माँ के सबसे निकट और अपने सुख दुख के साथी के रूप में हमेशा मानती है, क्योंकि माँ ही वो होती है जो बेटी का सुख और दुख समझ सकती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है कि अगर माता पिता ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया है तो उनकी अंतिम पूंजी जो थी वो उनके पास से अब चली गई है। कविता में भावुकता नहीं बल्कि मां के प्रति संचित अनुभवों को पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति के द्वारा इस कविता में दर्शाया गया है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी ने अपनी गहरी संवेदनशीलता व्यक्त की है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। इस कविता में दरअसल कवि ने कन्यादान करते वक्त एक माता के दुख को बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि कन्यादान करते वक्त, बेटी की विदाई करते वक्त मां का दुख बड़ा ही स्वाभाविक होता है, प्रामाणिक होता है।
दरअसल बेटी ही माँ के सबसे निकट और उसके जीवन में सुख दुख में उसकी सच्ची सहेली होती है। माँ ही होती है जो बेटी का हर सुख दुख समझ सकती है। अब जब वही उससे दूर जा रही है तो माँ को कन्यादान करते वक्त ऐसा लग रहा है मानो अपने जीवन की सबसे अनमोल चीज, सबसे अनमोल पूंजी वो दान करने जा रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों में कवि ने दर्शाया है कि लड़की अभी इतनी सयानी और परिपक्व नहीं हुई है कि वह दुनियादारी की बातों को समझ सके। वह बड़ी जरूर हुई है लेकिन उसमें वो आभास नहीं है कि वो सुख दुख में अंतर कर सके। वह एकदम भोली भाली और मासूम सी है। उसने अपने घर में, अपने मायके में सिर्फ सुखों और खुशियों को देखा है, इसलिए उसे जीवन में आने वाले दुख और परेशानियों के बारे में अभी कुछ मालूम नहीं है और ना ही उसे अपने दुख और परेशानियों को किसी के साथ बांटना या हल करना आता है। कवि आगे कहते हैं, जिस प्रकार धुंधले प्रकाश में हमें किताबों में लिखे अक्षर स्पष्ट दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार हम उन अक्षरों को स्पष्ट पढ़ भी नहीं सकते। अगर प्रकाश नहीं होगा तो उन अक्षरों को हम पढ़ नहीं पाएंगे, सिर्फ अंदाजा लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या होगा भविष्य में हमारी पुत्री के साथ। ठीक उसी प्रकार उस लड़की के सामने भी अभी काल्पनिक सुखों की एक धुंधली तस्वीर है, क्योंकि अभी तक वह सुख ही झेलती आई है, क्योंकि अपने जीवन में उसने अभी सुख का ही आवरण किया है। उसे व्यवहारिकता का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। ससुराल में आने वाली जिम्मेदारियां, कठिन परिस्थितियां और संघर्षों के बारे में अभी उसे कुछ भी मालूम नहीं है। यानी उसके पास जो भी जानकारी है वह आधी अधूरी है और अस्पष्ट है। मां ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। मां अपनी बेटी की विदाई के वक्त जीवन जीने के सबसे बड़े सीख उपहार स्वरूप उसी दे रही है, जो जीवन भर उसके काम आएगा। मां कहती है कि शीशे या पानी में अपनी सुंदरता का प्रतिबिंब देखकर ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि यह अस्थायी है। और यह सच भी है कि सुंदरता मनुष्य की हमेशा नहीं रहती, अस्थायी रहती है। तो मां भी यही कहती है कि सुंदरता जो है वो अस्थायी है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। फिर मां अपनी बेटी को कहती है कि आग का प्रयोग सिर्फ खाना बनाने और रोटी सेकने के लिए ही करना, लेकिन अगर आग का प्रयोग जलने या जलाने के लिए करते हुए देखो तो तुरंत उसका विरोध करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। कभी इन पंक्तियों के माध्यम से कवि उन लोगों पर कटाक्ष, उन लोगों पर टिप्पणी करना चाहते हैं जो दहेज के लिए अपनी बहुओं को आग के हवाले करने में हिचकिचाते नहीं हैं। कवि आगे कहते हैं, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। कि वस्त्र और आभूषण महिलाओं को बहुत आकर्षित करते हैं, लेकिन मां वस्त्र और आभूषणों को सौंदर्य बढ़ाने वाली वस्तु ना मानकर इनको महिलाओं के लिए बंधन मानती है। इसलिए वो अपनी बेटी से कहती है कि वस्त्र और आभूषणों के लालच में कभी मत पड़ना, क्योंकि ये सब महिलाओं के लिए किसी बंधन से कम नहीं है। मां ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका अर्थ क्या है? इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मां अपनी बेटी को अबला और कमजोर नारी की जगह एक सशक्त, मजबूत इंसान बनने को कहती है। वह नहीं चाहती कि उसकी पत्नी कमजोर बने, ताकि वह अपनी सुरक्षा और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे। हर विपरीत परिस्थिति में वह खड़ी होकर उनका सामना कर सके, क्योंकि लोग महिलाओं को कमजोर समझकर उनका शोषण और अत्याचार करते हैं। इसलिए मां कहती है कि अपने स्त्रीत्व के स्वाभाविक गुणों को हमेशा बरकरार रखना, उनको कभी मत छोड़ना, लेकिन कभी भी कमजोर व असहाय मत बनना। अपने खिलाफ होने वाले हर अन्याय और अत्याचार का डटकर सामना करना, उसके खिलाफ अपनी आवाज हमेशा बुलंद करना। तो स्टूडेंट्स, यही है कन्यादान की एक शॉर्ट समरी। मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाई है। आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट देकर अपना क्वेश्चन पूछिएगा।
और ऐसे आने वाली अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये सारी वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।